तो पॉजिटिव रियल सीक्वेंस दे रखी है और जो रिकरेंस फॉर्मूला है वो इस तरह से दे रखा है 2 टाइम्स एस एन प्लस वन इक्वल्स टू एस एन स्क्वेयर प्लस 3/4 और ये फॉर्मूला ट्रू है सभी एन ग्रेटर देन 1 और 1 के लिए। अल्फा बीटा रूट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट हैं, तो इस इक्वेशन के रूट अगर आप निकालेंगे तो 1/2 और 3/2 रूट से निकालना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते ही हैं, तो मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ये रूट्स आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में कहा गया है कि जो S1 टर्म है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करती है, तो इसका मीनिंग है अल्फा की वैल्यू कम है तो इसको हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, इसको बीटा। S1 की वैल्यू 1/2 और 3/2 के बीच में लाई करती है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो अपकमिंग टर्म्स हैं क्या वो भी किसी नंबर से बाउंडेड है या किसी दो नंबर के बीच में स्क्वीज करती हैं, तो चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 लेस देन S1 स्क्वायर लेस देन 9/4 और इसमें 3/4 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 लेस देन S1 स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन 3। ये S2 का वैल्यू हो गया है 2 टाइम्स S2 का। तो यहाँ से अगर मैं S2 को निकालता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 लेस देन S2 लेस देन 3/2। S1 भी आपका अल्फा बीटा यानी कि 1/2 लेस देन S1 लेस देन 3/2 और S2 भी 1/2 लेस देन S2 लेस देन 3/2। यानी कि जो अपकमिंग टर्म्स हैं वो भी इन दो के बीच में लाई करेगी। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड टाइप प्रॉब्लम है, कि आपकी जो सीक्वेंस एस एन है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है जो कि बाउंड होते हैं 1/2 और 3/2 के बीच में। इसका आप लोअर बाउंड कह सकते हैं, ये इसको अपर बाउंड कह सकते हैं। सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर हम ये पता कर लें कि सीक्वेंस मोनोटोन है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल देंगे। तो अब हमें उसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में पता करना है। अगर मैं इस रिकरेंस फॉर्मूले को अगर यूज करता हूं जिसमें एस एन एज ए वर्क करेगा इनपुट का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रियल वैल्यूज एज ए इनपुट काम करेगी, तो मैं इसको x बोल देता हूँ और एस एन प्लस वन को y बोल देता हूँ और ये चेक करता हूँ कि क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3/4 और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3/8। यहाँ से इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ। अगर मैं एफ प्राइम एक्स निकालता हूँ, एफ प्राइम एक्स मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ प्राइम एक्स जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ जो मेरी सीक्वेंस है वो मोनोटोन सीक्वेंस होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, लेकिन मोनोटोन है। मोनोटोन और बाउंडेड आपको मिल गई है, इसका मतलब सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी। बस मुझे ये चेक करना है कि क्या वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर मैं यहाँ से डबल प्राइम निकालता हूँ एफ डबल प्राइम एक्स, वो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है आपका ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है क्योंकि मिन वैल्यू मिलेगी इसकी। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये अपने लोअर बाउंड पर कन्वर्स करेगी, यानी कि 1/2 पर कन्वर्स करेगी जो कि अल्फा का वैल्यू है। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो अल्फा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इसलिए आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। ए और सी इसकी करेक्ट की है। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है जो कि हमें दे रखा है -पाई से पाई, और यहाँ पर दे रखा है मॉड एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और आप जानते हैं अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई मोड एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब आप जानते हैं कि 0 से पाई पर जो मोड फंक्शन होगा वो आपका पॉजिटिव ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से पाई। सिंपली मैं इसको x लिखता हूँ, x
कोस एन एक्स डी एक्स, और इसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखूंगा कोस का डेरिवेटिव साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 1/n और ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स, और जो लिमिट है वो 0 से पाई हमारी चल रही है। अब मैं इसको क्योंकि 2 आउटसाइड रहेगा ही, तो मैं फिर से इसको इंटीग्रेट करता हूँ जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के लिए, तो ये हो जाएगा x साइन एन एक्स अपॉन एन, और इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोस एन एक्स, और ये जो लिमिट है वो 0 से पाई। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा, तो पहली जो टर्म है साइन एन एक्स वो पाई के मल्टीपल्स पर 0 होगा, तो पहली टर्म हमारी 0 आ जाएगी। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 1/n स्क्वायर, और कोस के मल्टीपल्स ऑफ पाई पर दो नेचर होते हैं, एक +1 और -1, तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ कोस एन एक्स, और x की जगह पाई में यूज़ करता हूँ। फिर मैं लोअर लिमिट रखता हूँ, तो पहली टर्म 0, दूसरी हो जाएगी -1/n स्क्वायर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि जो कोस एन पाई है वो दो बिहेवियर रखता है मल्टीपल्स पर पाई के, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक बार इवन के लिए और एक बार ओड के लिए। तो जो जब इवन होगा तो इवन केस में आपका पॉजिटिव होगा, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यानी कि जब इवन होगा तो आपका जो कोस एन पाई है उसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब आपका ओड केस होगा तो आपका यहाँ पर -1 होगा, तो ये हो जाएगा ओड केस में 2 -1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और इस हिसाब से आपका आ जाता है -4/n स्क्वायर। ये आपका ओड केस के लिए था। तो यहाँ पर दो इसके आंसर आएंगे, एक तो इवन केस के लिए 0 होगा और ओड केस के लिए -4/n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की जो की है वो है ए और डी। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. है जो R2 से R पर डिफाइन है और स्ट्रक्चर भी गिवन है। यहाँ पर एक्स वाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा x, जब x आपका पॉजिटिव होगा, और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा तो आप इसको y लिख सकते हैं। इसी तरह ये मिलेगा हमें एक्स वाई अपॉन -x, और ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -y मिलेगा जब x आपका लेस देन 0 होगा और 0 एल्सवेयर। तो हमने फंक्शन को रिजॉल्व कर लिया है। अब हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 0 और उसके पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं, तो मैं एक पाथ के अलोंग y इक्वल्स टू एम एक्स, इस पाथ के अलोंग चेक कर रहा हूं। अगर इस पाथ में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ और केस में भी कर सकती है, लेकिन हमें सारे पाथ हम किसी भी तरह चेक नहीं कर सकते हैं। लिमिट x, एम एक्स टेंड्स टू 0 0, या आप खाली इसको x भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपको फंक्शन क्योंकि x 0 को टेंड्स कर रहा है, 0 को टेंड्स कर रहा है, इस पर ये कंडीशन नहीं है कि क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 की लिमिट 0, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये f(0, 0) की वैल्यू के इक्वल है। अब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि एफ एक्स एट 0 0, उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) प्लस h, 0 माइनस f(0, 0) डिवाइडेड बाय h, और जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0 माइनस f(0, 0) डिवाइडेड बाय h, और f h, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन h। यहाँ पर आप 0/0 फॉर्म कंसिडर मत कर लेना क्योंकि हमने अभी लिमिट यूज नहीं की है, लिमिट से पहले ही ये 0 हमें मिल रहा है, इसलिए इसकी लिमिट 0 होगी, 0/0 फॉर्म नहीं होगी। अब हम इसका
y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एफ वाई एट 0 0, उसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंस टू 0 f 0,0 प्लस k माइनस f 0,0 डिवाइडेड बाय k, और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट k टेंस टू 0 f 0, माइनस f 0,0 अपॉन k, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, तो 0 माइनस 0 अपॉन k, और इसकी भी लिमिट आपके 0 आ गई, यानी कि बहुत पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ऑप्शन डी ट्रू हो जाता है, और फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, ऑप्शन बी भी आपका ट्रू हो जाता है, बी और डी आपके ट्रू होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसके सॉल्यूशन को हमें चेक करना है कि वो बाउंडेड है या नहीं है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, यहाँ पर 0 और पाई बाई 2 की बात करी गई है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ dy अपॉन डी एक्स, और साइन टू एक्स से मैं डिवाइड करा देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वाई अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप में। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स। ये एक्सप्रेशन मुझे अब मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 10x, क्योंकि हमें मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस लोग 10x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x। तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y अपॉन 10x, y अपॉन 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x इंटू 10x dx प्लस सी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक x इंटू कोट एक्स डी एक्स प्लस सी। और आप जानते हैं कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। अब हमें सोल्यूशन मिल गया है y अपॉन 10x लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई बाई 4 पर y का वैल्यू है 1 माइनस रूट 2। तो हम इसको इनिशियल कंडीशन को यूज कर लेते हैं, एट पाई बाई 4 जो y का वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस रूट 2। y का वैल्यू है 1 माइनस रूट 2। तो यहाँ से हमें जो c का वैल्यू है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको यूज कर लेते हैं इस सोल्यूशन में। इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 10x इक्वल्स टू माइनस कोसेक x प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है, आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो इक्वेशन हमें मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस सेक एक्स प्लस 10x। तो हमें 0 और पाई बाई 2 पर चेक करना है। अगर 0 पर चेक करते हैं तो 10x 0 पर 0 हो जाएगा, और कोसेक x आपका 1 होगा लेकिन नेगेटिव है तो ये -1। फाइनली आपको मिलेगा -1, यानी कि जब x आपका 0 को टेंड्स करता है y आपका -1 को टेंड्स करेगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन बाउंडेड है। अब हम
चेक करेंगे पाई बाई 2 पर कि क्या पाई बाई 2 पर भी सोल्यूशन बाउंडेड है या नहीं है, क्योंकि y जो दे रखा था वो हमें है -sec x प्लस 10x, और हम चेक कर रहे हैं पाई बाई 2 पर। इसको साइन कोस के टर्म्स में लिखते हैं, इसको मैं लिखूंगा -1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स -1। अब इसको जस्टिफाई करना इजी है। अगर x को मैं पाई बाई 2 पर अप्रोच कराता हूं तो साइन 90 1 - 1 अपॉन कोस 90 0, यानी कि 0/0 फॉर्म मिल रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें एल हॉपिटल रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। अब इसमें अगर मैं पाई बाई 2 की वैल्यू रखता हूं तो कोस 90 0 अपॉन -1 यानी कि 0 मिलेगा हमें। यानी कि जब हम x को पाई बाई 2 पर टेंड्स कर रहे हैं, y आपका 0 को टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब ये भी बाउंडेड है। तो आपका पाई बाई 2 पर फंक्शन सॉल्यूशन बाउंडेड है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। और जब हम x इक्वल्स टू 0 पर करते हैं तो भी आपका सोल्यूशन बाउंडेड है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी भी ट्रू होगा। तो सी और डी आपके दोनों ही ट्रू हैं, बाउंडेड हैं दोनों ही, जब पाई बाई 2 पर भी और 0 पर भी। एक इक्वेशन दे रखी है जो पी एक्स से रिप्रेजेंट करी गई है, जो कि है 5/13 रेज टू द पावर x प्लस 12/13 रेज टू द पावर x -1 फॉर ऑल। ये ट्रू है सभी x जो रियल नंबर से आ रहे हैं, और हमें ये बताना है कि पी एक्स के कितने सोल्यूशन होंगे, क्या 1 होंगे या 2 होंगे, और इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी हमें बताना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बताना आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ए रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप इसको याद रखेंगे, ये होता है ए रेज टू द पावर एक्स लोग ए। सेम कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो पी डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, 5/13 रेज टू द पावर एक्स लोग 5/13 प्लस 12/13 रेज टू द पावर एक्स लोग 12/13। 5/13 और 12/13 दोनों ही लेस देन 1 है, और लेस देन 1 के लिए जो log फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये भी, ये वाली टर्म भी नेगेटिव और ये वाली टर्म भी नेगेटिव। दो नेगेटिव टर्म्स का जो सम होता है वो भी नेगेटिव होता है, यानी कि p डैश x आपका नेगेटिव है सभी x के लिए। इसका मतलब हुआ कि p x आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम ये मान लें कि इसका एक सोल्यूशन कोई रियल नंबर t एग्जिस्ट करता है तो t इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पी टी इक्वल्स टू 5/13 रेज टू द पावर t प्लस 12/13 रेज टू द पावर t -1 इक्वल्स टू ये 0 होगा। और अगर मैं 1 को राइट हैंड साइड में ले आता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 5/13 रेज टू द पावर t प्लस 12/13 रेज टू द पावर t इक्वल्स टू 1। और ये कब ट्रू होगी, ये ट्रू होगी जब t इक्वल्स टू 2 होगा। कैसे, आप यहाँ पर 5, 12 और 13 जो टर्म्स दे रखी हैं उसको देखिए, उसमें 5 यूज हुआ है, 12 यूज हुआ है और 13 यूज हुआ है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें तो वो किस तरह दिखेगा, ये 13 होगा, ये मान लीजिए 12 और ये 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि साइन x आपका हो जाएगा 5/13 और कोस x आपका होगा 12/13। अब इसमें इसको यूज कर सकते हैं आप, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन रेज टू द पावर साइन x रेज टू द पावर t प्लस कोस x रेज टू द पावर t इक्वल्स टू 1। और ये जो आइडेंटिटी है ये कब ट्रू होती है, जब t इक्वल्स टू 2 होगा। यानी कि
साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1। यानी कि इसका t हमने क्या माना था, t एक रूट है और t की वैल्यू 2 आ गई है, तो हमें ये भी पता चल गया है कि रूट क्या है, लेकिन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, रूट है। ऑप्शन ए आपका ट्रू होगा। तो करेक्ट की इसका क्या हो जाएगा, ए और डी। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक सेट V जो इस तरह से डिफाइन है, R3 से हमें इसकी वैल्यूज लेनी है, यानी कि एंट्रीज हैं, और इसमें जो कॉफिशिएंट हैं x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z आपका ऐसे ही है, इक्वल टू गामा। अल्फा बीटा भी ये रियल है, यानी कि ये जो v है ये हमें 2 डायमेंशनल सब स्पेस बनाना है ऑफ आर क्यूब का ओवर आर, यानी कि अल्फा बीटा आर है, यानी कि फील्ड की एंट्री है, आर हमारा यहाँ पर फील्ड है और आर क्यूब हमारा एक वेक्टर स्पेस है। अब हमें इसका एक 2 डायमेंशनल सब स्पेस जनरेट करना है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला एक हमें सब स्पेस चाहिए जो इसका सब स्पेस हो जाए, यानी कि वो जो एलिमेंट्स होंगे सब स्पेस के वो भी जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसी से आएंगे, क्योंकि सब स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर स्पेस के होने चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और R3 के जो सब स्पेस होते हैं वो आपको पता है ओरिजिन से पास होना कंपलसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी सब स्पेस हो तो उसमें जीरो कंटेन होना चाहिए। तो जीरो कंटेन होने के लिए वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, और ओरिजिन से पास होने के लिए ये कंडीशन क्या होना चाहिए, 0 0 0 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, तभी ये ओरिजिन से पास हो सकता है। ओरिजिन से पास होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर गामा जो हमारा गिवन है वो 0 होना चाहिए। अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखते हैं तो गामा इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी, इसमें नहीं है। अब हमारे अल्फा बीटा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंट एंट्री हैं वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, अगर हमने सपोज करो x और y हमारी इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं तो z क्या हो जाएगी, उस पर डिपेंड हो जाएगी। सपोज कीजिए हमने अल्फा और बीटा को समटाइम्स फिक्स कर दिया, अल्फा सपोज करो हमने 0 पुट कर दिया, जैसे एग्जांपल 1 ऑप्शन से हमें दे रखा है, बीटा हमने 1 पुट कर दिया। अब x और y हमारी सपोज करो हमने कोई रैंडमली चूज कर लिया, सपोज करो 2 चूज कर लिया, प्लस y को हमने 1 चूज कर लिया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो z क्या होगा, -1, तभी ये 0 आ सकता है। ठीक है, तो z डिपेंड कर गया ये जो हमारी इंडिपेंडेंट एंट्रीज थी, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट चॉइस 2 होनी चाहिए, और अल्फा बीटा हमारे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने अभी फिक्स कर दिया था 0 और 1, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये 1 और 0 भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 1 कुछ भी हो, लेकिन गामा हमारा 0 होना चाहिए, और गामा हमारा इनमें 0 है, तो हमारी ए सी और डी ये हमारी करेक्ट चॉइस होंगी।